हेलो डियर स्टूडेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम के चैप्टर में आज हम लोग स्टडी करेंगे कि अगर हमें इस तरह का एक्सप्रेशन दे रखा हो, एक मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन दे रखा हो, तो उसमें किसी पर्टिकुलर टर्म का कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस और इससे मिलते जुलते और बहुत सारे क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड थियरीज और थ्योरम्स पढ़ेंगे। तो आपको फाइंड करना है इस टर्म का कोएफिशिएंट किसमें, इस एक्सपेंशन में। अब आप देख रहे हैं कि ये जो मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, इस एक्सप्रेशन में क्या है, ब्रैकेट के अंदर x1 है, x2 है, x3, x4, x5 है, 5 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि एक इंडिविजुअल ब्रैकेट जो है, ऐसा जो एक ब्रैकेट है वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब ये हुआ कि इसमें x1 का भी पावर 1 है, x2 का भी पावर 1 है, x3 का भी पावर 1 है, यानी कि जितने भी टर्म्स हैं सभी टर्म्स का पावर 1 है। जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस इस तरह का एक ब्रैकेट, फिर दूसरा ब्रैकेट, फिर तीसरा ब्रैकेट, इस तरह के 7 ब्रैकेट्स मिलेंगे। अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो एक इंडिविजुअल ब्रैकेट है, हर ब्रैकेट में जो x1 या x2 या x3 है सबका पावर 1 है, डिग्री 1 है। तो इस तरह के जब हम लोग 7 ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी टर्म आएगा उस टर्म का डिग्री 7 होगा। x1, x2, x3, x4, x5 उन सब के टोटल पावर का सम 7 होगा। इस टर्म में भी आप देखिए 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 1 7। अब हम लोग तो ये जानते हैं कि जो एक्सपेंशन होगा उसमें जो टर्म आएगा उस टर्म का पावर 7 है, यानी कि 7 प्लेसेज आपको है, 3, 4, 5, 6, 7 प्लेसेज हैं। अब इन 7 प्लेसेज में आपको x1, x2, x3 कुछ भी डाल देना है, क्योंकि देखिए आपके पास 7 ब्रैकेट्स है ना, देखो इस तरह के 7 ब्रैकेट्स होंगे। हर ब्रैकेट से आपको x1 या x2 या x3 कुछ मिलेगा, जो मिलेगा उसी को आपको इस 7 प्लेसेज में फिल करना है। अभी आपको क्या चाहिए, x1 स्क्वायर चाहिए, यानी कि इन 7 प्लेसेज में आपको 2 जगह x1 फिल करना है। आप चाहें तो x1 को यहाँ रख सकते हैं, चाहे तो यहाँ रख सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ और यहाँ रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि x1 स्क्वायर इंटू x3 ये चीज़ है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि x1 पहले आ गया तो भी ये वाला टर्म आ जाएगा, या ये भी हो सकता है कि x3 हो जाए, फिर एक x1 आ जाए, फिर x4 क्यूब आ जाए, फिर x1 जो है वो लास्ट में आ जाए। तो इस टर्म को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होगा, x1 को 2 जगह फिल करना होगा। ये जो हमें 7 प्लेसेज मिला है इसमें 2 जगह x1 को रखना होगा, x3 को 1 जगह रखना होगा, x4 को 3 जगह रखना होगा, यानी कि हमारे पास 3 x4 हैं, उनको कहीं अरेंज करना होगा, या तो यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, कहीं भी हो जाए। तो बेसिकली आपको ये क्वेश्चन अब क्या पूछ रहा है, आपके पास 7 प्लेसेज हैं, उनमें आपको x1 को अरेंज करना है, लेकिन 2 x1 है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दीजिए, x3 कितना है 1 है तो फैक्टोरियल 1 कर दीजिए, x4 कितना है 3 है तो फैक्टोरियल 3 कर दीजिए, और x4 कितना है 1 है तो फैक्टोरियल 1 कर दीजिए। तो देखिए ये हमने कहाँ से निकाला, आप लोगों ने ये देखा होगा कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से मान लेते हैं कि n1 जो है वो लाइक का है, n2 जो है वो लाइक है, n3 जो है वो लाइक है, और रेस्ट जो है वो डिफरेंट है, तो हम लोग कैसे करते हैं, फैक्टोरियल n ऊपर में लिख देते हैं और जो लाइक होते हैं ना उनके फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। ये सिंपल तरीका होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर। तो देखिए यहाँ पर x1 स्क्वायर है, यानी कि हमारे पास 2 x1 है, और इन दोनों x1 को हम लोग कहीं भी इस 7 प्लेस में अरेंज कर सकते हैं। उसी तरह हमारे पास x4 कितना है 3 है, तो इसलिए यहाँ पर देखो फैक्टोरियल 3 आ गया। तो ये हो गया नंबर ऑफ वेज इन विच आप इस x1, x3, x4, x5 को इस 7 प्लेस में अरेंज कर सकते हैं। तो जितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं उतना इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि हर एक सिलेक्शन के लिए आपको एक टर्म मिल रहा है। जैसे कि मान लीजिए कभी आपने x3 यहाँ से लिया, x4 किसी दूसरे से लिया, x4 कहीं और से लिया, तो इस तरह करके एक सिलेक्शन बना करके आपने एक टर्म बनाया इसका,
x1 स्क्वायर, x3, x4 क्यूब, x5 का। तो उस तरह से कितने और टर्म्स बन सकते हैं, इतने टर्म्स बन सकते हैं। तो जितने टर्म्स बन सकते हैं वो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो सिंपल तरीका ये है कि अगर आपसे ये पूछे कि फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म इन दिस एक्सपेंशन, तो वो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1। ध्यान रखिएगा, नीचे में जितने भी टर्म्स आएंगे ना, सबको सम करने के बाद वो न्यूमरेटर के बराबर हो जाता है। तो ये तो हो गया इस चीज़ को समझने का आसान तरीका। अब यही तरीका जो है इसको आप यूज़ करके मल्टीनोमियल थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। तो इसको बहुत से बच्चे एज मल्टीनोमियल थ्योरम भी रट लेते हैं, उससे भी ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। लेकिन उसी थ्योरम का मैंने अभी आपको प्रूफ बताया यूजिंग दिस क्वेश्चन। कैसे बताया, अगर इस तरह का आपको टर्म चाहिए तो आप देखिए कि इस टर्म तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा। इस तरह के 7 ब्रैकेट्स हैं, हर ब्रैकेट में से हमें x1, x2, x3 कुछ मिल सकता है। तो इतना हमें मिल गया। अब इसी चीज़ को हमें इन 7 प्लेसेज में अरेंज करना है। तो 7 ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हमें अरेंज करना है, लेकिन x1 उसमें 2 हैं, x4 3 है, x3 और x5 तो अलग अलग है, इसलिए फैक्टोरियल 1 कर दिया, उससे डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि x2 के साथ और कुछ यहाँ पर नहीं है, सिर्फ 1 है। x3 के साथ भी कोई दूसरा नंबर नहीं है, 1 ही है। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको ये दे देता x2 के साथ मान लीजिए यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, तो कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा। क्योंकि देखिए 3x3 है, अब यहाँ पर एक x3 आएगा तो उसके साथ 3 भी तो आएगा ना, तो कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा। तो वैसा भी एक क्वेश्चन मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x1 क्यूब, x2, x3 स्क्वायर इन दिस थिंग। आप इसमें देखिए तीनों का पावर ऐड करने पे 3 + 1 4, 4 + 2 6 हो रहा है। यहाँ भी देखिए दिस एक्सप्रेशन टू द पावर 6 है ना, और देखिए ये x1, x2, x3 तीनों जो है वो लीनियर टर्म्स हैं, डिग्री 1 के टर्म्स हैं। ये एक्सप्रेशन क्या है, ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है ये होमोजीनियस है, तीनों टर्म डिग्री 1 का है। आगे मैं अभी आपको ऐसे एक्सप्रेशंस भी दिखाऊंगा जिसमें तीनों टर्म्स सेम डिग्री के नहीं होंगे। उसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इसमें आपको फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ x1 क्यूब, x2, x3 स्क्वायर। 6 प्लेसेज हैं, 3, 4, 5, 6। तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 6 तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, x1 क्यूब है यानी कि यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 3, x2 एक ही बार है तो फैक्टोरियल 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, x3 स्क्वायर है तो फैक्टोरियल 2 कर दीजिए, x1 क्यूब है इसलिए हमने फैक्टोरियल 3 से डिवाइड किया, x2 एक बार है तो फैक्टोरियल 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, x3 स्क्वायर है तो यहाँ पर फैक्टोरियल 2 कर दिया। तो ये तो हो गया कि इस टर्म को आप कितने तरीके से इस एक्सप्रेशन में से निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप x1 क्यूब को निकालिएगा तो x1 क्यूब का मतलब क्या है, x1 तो अकेले नहीं है ना, x1 के साथ ये बाराती तो 2 भी है। तो क्या हो जाएगा, अगर आप x1 क्यूब कर रहे हैं तो साथ ही साथ आपको 2 क्यूब भी मिलेगा। तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 क्यूब इंटू करना होगा x3 स्क्वायर, तो x3 का स्क्वायर करिएगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कर दीजिए। और x2 है एक बार, तो जब x2 हम लोग एक बार लेंगे तो -3x2, तो -3 भी आएगा, तो इंटू कर दीजिए -3। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये जो लास्ट में 3 फैक्टर्स आए ये क्यों आए समझ लीजिए। x1 क्यूब है तो यहाँ से जब भी x1 क्यूब आएगा तो 2 भी तो साथ में आएगा, इसलिए 2 क्यूब हो गया। x3 स्क्वायर है तो x3 स्क्वायर करिएगा तो 5 का भी स्क्वायर आएगा, तो इसलिए 5 स्क्वायर हो गया। x2 एक बार है तो -3, यहाँ पर -3 आ गया। तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर आ जाएगा -36,000। ये जो तरीका हमने निकाला है इसका एक जनरल थ्योरम भी हम लोग लिख सकते हैं जिसको कहते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम। तो मल्टीनोमियल थ्योरम ये कहता है कि लेट m एंड n बी पॉजिटिव इंटीजर्स, देन x1 + x2 + इस तरह xm, m टर्म्स हैं, सभी टर्म्स डिग्री 1 के हैं, टू द पावर n। ये करिएगा तो ये हो जाएगा समेशन दिस थिंग। अब देखिए क्या है, फैक्टोरियल n न्यूमरेटर में है, यहाँ पे जो पावर रहेगा वो न्यूमरेटर में आएगा, नीचे में आएगा k1, k2, k3, km जो x1, x2 सबके पावर्स हैं, और इन सारे पावर्स का सम जो है वो n के बराबर होना चाहिए, वेयर द सम रन्स ओवर ऑल m टपल्स। m टपल्स मतलब ये हो गया एक ऑर्डर्ड सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि 0 भी हो सकता है, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है,
सच दैट k1 प्लस k2 प्लस k3 km दिस इज इक्वल टू n। तो ये हो गया मल्टीनोमियल थ्योरम, बहुत आसान है। आपको बस ये देखना है कि किसी भी पर्टिकुलर टर्म का अगर आपसे कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है तो सबसे पहले तो ऊपर में फैक्टोरियल n कर दो, नीचे में आप जिस टर्म का जितना पावर है ना उससे डिवाइड करते जाओ, और ध्यान रखना सारे पावर्स का सम करिएगा तो न्यूमरेटर n के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और लग रहा होगा कि अगर हमसे पूछा जाए कि इस तरह के एक्सपेंशन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो उसको भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एक्सपेंशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 टू द पावर 7, तो आपको क्या देखना है कि x1 का कुछ पावर होगा k1 के बराबर, x2 का कुछ पावर होगा k2 के बराबर होगा, और k1 k2 की कितनी वैल्यूज़ होंगी सच दैट इस तरह का हो जाए k1 प्लस k2 प्लस ऐसे करते जाइए कहाँ तक, k5 तक, दिस इज इक्वल टू 7। आप इस ब्रैकेट को एक्सपैंड करिएगा तो जितने भी टर्म्स मिलेंगे सब टर्म का पावर 7 होना है। तो आपको देखना है कि k1 k2 k3 k4 k5 कितने तरीके से आप लिख सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सच दैट देयर सम इज इक्वल टू 7। तो ये तो आप लोगों ने पहले देखा होगा, बेगर्स मेथड में अगर आपको याद होगा, या बॉल एंड स्टिक मेथड याद हो, या आपने अगर नेगेटिव बाइनोमियल थ्योरम वाला चैप्टर मेरा देखा है तो उसमें मैंने डिटेल में ये समझाया था। इसके कितने तरीके हो जाएंगे, अगर आपको नेगेटिव बाइनोमियल थ्योरम याद है तो आपको याद होना चाहिए, वहाँ मैंने बताया था कि अगर 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n इसको हम लोग एक्सपैंड करें तो समेशन ऐसा आता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। ये जो लिखा है ये क्या है, n प्लस आर माइनस वन सी आर, ये c लिखने का पुराना तरीका है, ऐसे है ना, n प्लस आर माइनस वन सी आर, आप ऐसे लिखिए या इस तरह का ब्रैकेट दे दीजिए। तो ये होता है नेगेटिव बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि देखो यहाँ पर नेगेटिव पावर हो गया ना, n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो माइनस n नेगेटिव हो गया, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n ये होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत जगह इसका यूज होता है, इसलिए इसको तो समझ लो। और इसी थ्योरम से आया था कि कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n, ये क्या होता है, n प्लस आर माइनस वन सी आर। इस थ्योरम पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कराए थे, इसको हमेशा याद रखिएगा। इसी चीज़ को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस इस तरह xn दिस इज इक्वल टू r, वो कितना हो जाएगा, वो इसके बराबर ही होगा। या इसी क्वेश्चन को चौथे तरीके से पूछ सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ r लाइक ऑब्जेक्ट्स इन n बॉक्सेज, यानी कि अगर आपको 10 चॉकलेट दे देगा और बोलेगा कि आपको इसको 3 डिब्बे में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितने तरीके से कर पाइएगा, n प्लस आर माइनस वन सी आर, इस फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला बहुत काम का फॉर्मूला है, इसको मैंने डिटेल में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में भी समझाया था, वहाँ मैंने इसको मल्टीनोमियल थ्योरम भी बोला था, क्योंकि आप इसको अगर 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n को एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस वन क्या होता है, ये हो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह का इनफाइनाइट सीरीज होता है। और ध्यान रखिए हमने यहाँ पे लिया है कि मॉड x इज़ लेस देन 1, तो मॉड x तो हमारे हाथ में है ना, मैं ऐसा x लूँगा जिसका मॉडुलस 1 से कम है, और ये हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हमें तो सिर्फ कोएफिशिएंट से मतलब है ना, तो मॉड x को हम लोग छोटा तो रख ही सकते हैं। तो इसको नेगेटिव बाइनोमियल थ्योरम भी कहते हैं, कुछ बुक्स में इसी को मल्टीनोमियल थ्योरम भी कह देते हैं। लेकिन इस चीज़ को ज़रूर समझ लीजिए कि 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n इसका जो एक्सपेंशन होता है उसमें कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r क्या होता है, n प्लस आर माइनस वन सी आर के बराबर होता है। यहीं से आप ये भी देख सकते हैं कि इस तरह का अगर एक इक्वेशन है तो उसका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नॉन नेगेटिव का मतलब यह है कि ज़ीरो इज़ अलाउड, अगर ज़ीरो अलाउड नहीं होगा तो कैसे करेंगे वो भी मैंने डिटेल में समझा रखा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में। तो इस थ्योरी का यूज़ करके हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि अगर हम लोग इस ब्रैकेट को एक्सपैंड करते हैं तो हमें कितने टर्म्स मिलेंगे, जितना इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा हमें उतना टर्म्स मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, आप वो फॉर्मूला याद करिए, n प्लस आर माइनस वन सी आर वाला, और इसमें ध्यान रखिएगा यहाँ पर r क्या हो जाता है, ये हो जाता है, n हो जाता है इधर जितना वेरिएबल है, तो कितना हो जाएगा इस केस में, n की जगह 5 रखिए तो 5 प्लस 7 माइनस वन सी आर, सी 7 कर दीजिए, यानी कि 7 प्लस 5 12, 12 माइनस 1 11, यानी कि आंसर हो जाएगा 11 C7। तो ये जो एक्सपेंशन है ना
इसमें कितने टर्म्स होंगे, 11c 7 टर्म्स होंगे। मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि इसके एक्सपेंशन में 2x1 माइनस 3x2 प्लस 5x3 टू द पावर 6, इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होंगे। तो आप क्या करिएगा, आपको पता करना है कि k1 प्लस k2 प्लस k3 दिस इज इक्वल टू 6, इसके कितने इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो कितने तरीके होंगे, ये वाले चीज़ को हम लोग r लिखते हैं, ये n हो गया, n कितना हो गया, 3 हो गया। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं n प्लस आर माइनस 1 सी आर होता है, ये हो गया r, n की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 3, तो आंसर हो जाएगा 3 प्लस 6 माइनस 1 सी 6, यानी कि 3 प्लस 6 9, 9 माइनस 1 8, 8c6 इतने टर्म्स होंगे इसके एक्सपेंशन में। अब इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है कि मल्टीनोमियल थ्योरम में जो भी कोएफिशिएंट होंगे वो इस तरह का होगा, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय दिस थिंग होगा। तो कभी कभी आपसे ये पूछ सकता है कि जितने सारे टर्म्स हैं उसमें मैक्सिमम कोएफिशिएंट क्या पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये एक्सपेंशन है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 होल टू द पावर 7, तो इसमें किसी भी पर्टिकुलर टर्म का कोएफिशिएंट हम लोगों ने कैसे फाइंड किया था, फैक्टोरियल 7 ऊपर में आ जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, मान लीजिए x1 स्क्वायर है तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, फिर फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, अगर x2 क्यूब है तो बाकी फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, अगर x3 स्क्वायर है तो फिर यहाँ पर फैक्टोरियल 0 कर देते हैं। ये किसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, ये कोएफिशिएंट हो जाएगा x1 स्क्वायर का, x2 क्यूब का और x3 स्क्वायर का। ठीक है, 2 2 4 3 7 7 हो गया। अब अगर आपसे पूछ सकता है कि इस तरह के जो कोएफिशिएंट्स हैं मैक्सिमम कोएफिशिएंट कब होगा, तो इसका सिंपल लॉजिक देखिए क्या होता है। कोएफिशिएंट जनरली क्या होता है, ऐसा होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई नीचे में कुछ नंबर है k1 फैक्टोरियल, k2 फैक्टोरियल, इस तरह करते जाइए फैक्टोरियल km तक है। और हम लोग ये जानते हैं कि जब भी मैक्सिमम वगैरह हमें पता करना हो तो AMGM वाले से याद रखिए, मैक्सिमम कब होता है, जब बहुत सारी क्वांटिटीज़ इक्वल होने लगे। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि ये कोएफिशिएंट मैक्सिमम तब होगा जब नीचे वाले चीज़ है ना सब के सब इक्वल हो जाएं एज फार एज पॉसिबल, क्योंकि हर केस में इक्वल हो जरूरी नहीं है। तो इस कोएफिशिएंट की मैक्सिमम वैल्यू के लिए नीचे में जो k1 k2 k3 k4 है ना वो इक्वल होना चाहिए एज फार एज पॉसिबल। मैं बार बार एज फार एज पॉसिबल क्यों बोल रहा हूँ आपको मैं समझाता हूँ। n की वैल्यू मान लीजिए आपको दे रखा है 20 और ये जो टर्म है ना 5 टर्म है, यानी कि आपको इस तरह करना है टू दी पावर 20 तक ले जाना है और अंदर में 5 टर्म है, तो नीचे में 5 आएगा। तो मैक्सिमम के लिए क्या करना होगा, फैक्टोरियल 20 डिवाइडेड बाई नीचे में क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम कोएफिशिएंट, और इस केस में हम लोग इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया मैक्सिमम कोएफिशिएंट। ये मैक्सिमम क्यों होगा, बिकॉज ऑफ सिमेट्री आर्गुमेंट्स। क्योंकि अगर आप बोलते हैं कि मैक्सिमम कोएफिशिएंट के लिए ये 4 नहीं हो करके ये 8 हो जाए और दूसरा 0 हो जाए, क्योंकि इन सब का सम तो 20 होना ही है, तो ये बीच वाला बोलेगा कि भाई मुझे इतना गरीब क्यों कर दिया, मुझे 0 क्यों कर दिया, दूसरे को तुमने 8 दिया है मुझे 0 कर दिया है, हम दोनों के बीच में बंटवारा करो बराबर बराबर, तो बिल्कुल करना ही होगा। तो मैक्सिमम कोएफिशिएंट के लिए जो डिनोमिनेटर्स वाले फैक्टोरियल्स हैं ना, देखो ये सब जो फैक्टोरियल हैं ये सब इक्वल होने चाहिए। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि हर केस में ये लोग इक्वल हो ही जाएंगे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि टू द पावर 20 ही है, लेकिन यहाँ पर कर दिया है 5 के बदले 6 कर दिया है, ठीक है, 6 टर्म्स हैं, x1 x2 x3 x4 x5 x6 तक हैं, तो सबको 4 4 दीजिएगा तब तो 24 हो जाएगा, 24 तो हो नहीं सकता है। तो उस केस में क्या करिएगा, 6 टर्म है तो सबको आप 3 3 3 दे दीजिए, ठीक है, इस तरह आप सबको दे दीजिए। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, मैं कर ही देता हूँ। आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना एज फार एज पॉसिबल, तो आप क्या करिएगा, आपको बांटना है 20 कितने टर्म्स में, 6 के बीच में, तो आप फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 6 बार लिखिए। अब देखा कि आपके पास 2 और बच गया है, क्योंकि 6 3 जा 18 हुआ, 2 बचा हुआ है, तो उस 2 को किसी 2 को दे दीजिए, यानी कि कहीं पर आप फैक्टोरियल 3 के बदले फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 कर दीजिए। तो आपने क्या किया, 2 जगह हो गया फैक्टोरियल 4 और 4 जगह हो गया फैक्टोरियल 3। तो ये जो कोएफिशिएंट आया ना, ये कोएफिशिएंट आपको मैक्सिमम कोएफिशिएंट दे रहा है। और ध्यान रखिए
इस केस में x1 के साथ 1 ही है, x2 के साथ 1 ही है। अगर x2 के साथ भी कुछ अगर आ जाएगा तब तो भाई बहुत मुश्किल है, तब तो आपको इंडिविजुअल केसेस लेके करना पड़ेगा। लेकिन अगर x1, x2, x3 उसके साथ कुछ और नहीं है, 1 ही है, तो मैक्सिमम कोएफिशिएंट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कोई फॉर्मूला वगैरह याद नहीं रखना है। आप ये देखिए कि टू द पावर 20 है और अंदर में मान लेते हैं 6 टर्म है, तो आपको जो ये 6 टर्म है ना, 3, 4, 5, 6, इन 6 टर्म्स के बीच में इस 20 का बंटवारा करना है। और बंटवारा ऐसे करना है कि आपस में ये 6 झगड़ा नहीं करे। तो सबसे पहले तो कोशिश करिएगा कि एज फार एज पॉसिबल मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबको 3-3 दे दीजिए। लो भाई 3-3 प्रसाद सब लोग ले लो। अब आप देख रहे हैं कि 3-3 बांटने के बाद आपके पास 2 बच गया है, तो क्या करिएगा, इसको एक और दे दीजिए, इसको एक और दे दीजिए। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल 4, यहाँ फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। आप किसी को भी एक एक एक्स्ट्रा दे दीजिए, आप इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इससे देखिए क्या हो जाएगा, इससे ये होगा कि आपने यहाँ पे +1 कर दिया, यहाँ +1 कर दिया, तो जो कोएफिशिएंट है और जो मैक्सिमम होगा वो हो जाएगा फैक्टोरियल 20 ऊपर में, नीचे में आ जाएगा फैक्टोरियल 4 2 बार आ गया और 4 बार आ जाएगा फैक्टोरियल 3। तो मैक्सिमम कोएफिशिएंट के लिए ध्यान रखिएगा, आपको डिनोमिनेटर में एज फार एज पॉसिबल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस 20 करना है। अब इसी टॉपिक पर, इसी टेक्निक पर बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर जेई मेंस और जेई एडवांस्ड में पूछे गए प्रॉब्लम्स को भी हम लोग अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे।